नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज संविधान का आपका 18वां लेक्चर होगा और टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होगा। आज का ये आपका टॉपिक होगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ। तो गलती हमारी ये हो जाती है कि हम लोग इसको ठीक से पढ़ते नहीं। जब न पढ़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको ये सलाह और देंगे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उससे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाएं। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो सीखने की ललक होती है वो बढ़ेगी और जो नॉलेज होगा वो स्थायी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री। तो पीछे हम वीडियो पढ़ चुके हैं कि जो मंत्रिमंडल होते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, तो उसमें हमने ये देखा है कि मंत्रिपरिषद है और मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद जब मूल संविधान का भाग है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है मूल संविधान का भाग नहीं है। मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। और इसे 1978 में संविधान में 44वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो पहले मंत्रिमंडल नहीं था। तो मंत्रिमंडल में पीएम होता है और कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, जितने भी प्रकार के आपके मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, सभी क्या होते हैं मंत्रिपरिषद में होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में क्या होता है, आपके केवल पीएम होते हैं और कैबिनेट के मंत्री होते हैं। तो वहाँ पे हमने ये चर्चा की थी, जैसे कोई भी मंत्री है उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो क्या होना चाहिए कि कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अगर 50 से कम होते हैं तो उस मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो। तो इनकी जो नियुक्ति है और इनको जो शपथ दिलाया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखा है कि 75 में क्या है, तो पीएम की नियुक्ति। तो पीएम की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और पीएम के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 75 के तहत पीएम की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका होगा राष्ट्रपति होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या फिर नियुक्ति होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, नियुक्ति होती। क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, वो लोकसभा का सदस्य बन के जाता है जनता के द्वारा। वो एक क्या होता है, सांसद होता है। क्या होता है, सांसद होता है। जब वो जनता के द्वारा चुना जाता है तो वो एक सांसद होता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री उसे बनाया जाता है, बहुमत दल का जो नेता होता है, तो उसी में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या बनाता है, प्रधानमंत्री। तो इसलिए प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, क्या होता है, उसकी नियुक्ति होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे हम कह दें कि कोई भी व्यक्ति है, क्या हारा हुआ जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बन सकता है। तो इसको हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है अगर हार जाता है, और क्या उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, जी हाँ, बनाया जा सकता है। तो कारण क्या है, जैसे हम कहते हैं लोकसभा में जनता के द्वारा क्या हार गया है, तो उसके बाद ये होगा कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता को हासिल करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, जैसे हम बात करेंगे, इंदिरा जी जब 1978 के आसपास जो है ये अपने रायबरेली के संसदीय क्षेत्र से हार गए थे, और तो उसके बाद क्या है, ये प्रधानमंत्री बन गए थे। तो बाद में क्या है, उन्हें 6 महीने के अंदर क्या है, उन्हें संसद की जो है सदस्यता हासिल कर ली थी। जब 2004 में मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो इन्होंने भी क्या है 6 महीने के अंदर राज्यसभा की सदस्यता हासिल की थी। तो आपको ये याद रखना है कि हारा हुआ व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, जी हाँ, बन सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता को हासिल करना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे शपथ और नियुक्ति लिखा है। तो शपथ और नियुक्ति जो है ये प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है, ये राष्ट्रपति दिलाता है। अगर जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा, तो आपको याद रखना है त्यागपत्र। तो त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री किसे देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है,
राष्ट्रपति देता है। अगर अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, वो विघटित हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है। जैसे हम कह दें, अभी मैंने यहाँ बताया है कि कोई भी व्यक्ति है हार जाता है लोकसभा का चुनाव और उसकी उम्र है 26 साल। कितनी है? 26 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति है वो लोकसभा का चुनाव हार जाता है और उसकी उम्र कितनी है, वो 26 साल है। क्या उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, न्यूनतम। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री बनने की जो उम्र है वो आपकी 25 के साथ साथ 30 भी होती, 30 वर्ष या फिर 25 वर्ष, दोनों बातें आपको याद रखना है। जैसे हम कह दें यहाँ पे ये 30 वर्ष क्यों, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है तो उसको बनने के लिए 30 वर्ष होती है और लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको बनने के लिए क्या है, वो 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष। तो लोकसभा का जो सदस्य होता है तो उसको बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष पूरे हो जाए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष पूरा हो जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकसभा का जैसे कोई चुनाव लड़के जाता है, जीत जाता है, तब तो वह 25, 26, 27, 28, 29, 30 में क्या है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन हारने के बाद नहीं बन पाएगा। जैसे अभी मैंने बताया है कि मनमोहन सिंह जब ये क्या कहते हैं राज्यसभा के सदस्य रहे, अगर मनमोहन सिंह की उम्र उस समय क्या है 26 साल होती 2004 में, क्या ये प्रधानमंत्री बन पाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि हारा हुआ व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसकी उम्र 30 साल हो। तो ऐसी कंडीशन में जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, हारे हुए व्यक्ति की 30। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम। अगर आपके पेपर में आ जाए कि प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 भी सही होगा आपका और 30 वर्ष भी सही होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर न्यूनतम या कम से कम लगा है तो आपका आंसर क्या होगा, 25 वर्ष होगा। क्या होगा? 25 वर्ष होगा। आगे देखिए, भारत के प्रथम पीएम कौन है? ये चाचा नेहरू रहे हैं। और भारत की प्रथम महिला कौन रही हैं? भारत की प्रथम महिला पीएम ये इंदिरा गांधी रही। कौन रही हैं? इंदिरा गांधी रही। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन और पूछेगा यहाँ पे कि जैसे हम कह दें जब इंदिरा गांधी ये बनी है तो इन्होंने पहली बार वित्त मंत्रालय यानी कि वित्त मंत्री जो है वित्त मंत्रालय अपने अंडर में किया था। तो इससे यहाँ क्वेश्चन बनेगा, ये यूपीपी में आया है क्वेश्चन कि भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इंदिरा गांधी बनी। कौन बनी है? इंदिरा गांधी। लेकिन अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र रूप से भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तब आपका आंसर इंदिरा गांधी नहीं होगा, तब आपका हो जाएगा निर्मला सीतारमण। क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। तो इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी है। क्यों? जब वो पीएम थी तो उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने अधीन किया था, इसलिए वो भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। लेकिन स्वतंत्र रूप से भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। आगे देखेंगे कि सबसे अधिक आयु के पीएम कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। और प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, तो ये आपके बने हैं मोरारजी देसाई। उसके बाद हम देखेंगे सबसे कम आयु के पीएम कौन बने हैं? राजीव गांधी। कौन बने हैं? राजीव गांधी। और पीएम का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार भी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, जिसे प्रसाद पर्यंत कहते हैं। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, अगर 5 वर्ष ऑप्शन में नहीं होगा तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार क्या है, पीएम कार्य करेगा, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत में ऐसा कौन सा पीएम हुआ है जिसकी मृत्यु जो है वो भारत में ना होकर उसके कार्यकाल में विदेश में हुई है? तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है ये जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं और इनकी मृत्यु भारत में ना होकर विदेश में होती है। और इनकी जो मृत्यु है वो 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी
उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु भारत में न होकर विदेश में होती है, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। कब होती है? 11 जनवरी 1966 को। और कहाँ पे होती है? ताशकंद। और ताशकंद राजधानी है कहाँ की? ये उज्बेकिस्तान की है। कहाँ की है? उज्बेकिस्तान की है। अगला नाम हम लेते हैं कि एक पीएम ऐसे होते हैं जो लोकसभा की बैठक में कभी शामिल नहीं होते। एक पीएम ऐसे भी होते हैं जो लोकसभा की बैठक में कभी शामिल नहीं होते हैं। उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे पीएम होते हैं जो लोकसभा की बैठक में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। इन्हें किसानों का मसीहा भी कहते हैं। इन्हें किसानों का मसीहा, इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। और इनके बर्थडे को, इनके जन्मदिन को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनका जो बर्थडे है 23 दिसंबर, और किस रूप में मनाते हैं हम लोग? किसान दिवस। किस रूप में मनाते हैं? किसान दिवस। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। और इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। अगर यहाँ लाल बहादुर शास्त्री से एक क्वेश्चन और पूछे, इन्होंने एक कोटेशन दिया, जब 1965 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई तो उसमें ये हुआ कि भारत में भूखमरी अधिक फैल गई थी। और उस समय जो अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था, तो उस समय जो है भारत जो गेहूं वहीं से आयात करता था। तो पाकिस्तान ने गेहूं को आयात करने के लिए क्या है, अमेरिका ने गेहूं को भेजने से मना कर दिया भारत में। तो उसी समय जो है लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया है? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से ये अपील की कि हम लोग क्या करें, सप्ताह में जो है एक दिन क्या है व्रत रखें, या हो सके तो सप्ताह के 7 दिन में एक टाइम क्या खाना ना खाएं। ये लोगों से अपील की थी। तो क्यों की थी? क्योंकि 1965 में क्या पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और उस समय भारत के जो हालात रहे हैं बहुत ही खराब रहे हैं। तो ये आपका हो गया लाल बहादुर शास्त्री। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो पीएम होता है विभिन्न आयोग का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पीएम विभिन्न आयोग का अध्यक्ष होता है। जैसे नीति आयोग है, ठीक है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं पीएम होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी पीएम होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जितने भी ये आयोग लिखे हुए हैं, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, तो जितने भी ये आयोग हैं इनके अध्यक्ष कौन है? ये पीएम है। और इसके बारे में हम जान लेंगे। तो इसका जो पुराना नाम है, क्या नाम है? योजना आयोग। क्या नाम है? योजना आयोग। तो नीति आयोग का जो पुराना नाम क्या है? योजना आयोग है। और इसका गठन 1950 में किया गया है। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया है, लेकिन नीति आयोग का जो गठन है 2015 में। तारीख क्या है? 1 जनवरी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन, और 1950 में क्या है? योजना आयोग का गठन किया गया है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है, तो 1952। इसको लिख लो, ये बहुत पूछा जाता है, 1952। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे हम कहते हैं भारत में पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती हैं, उनके स्थान पे क्या नई नई योजनाएं चल रही हैं। तो भारत में जो भी योजनाएं चलती हैं, तो इनकी जो रूपरेखा कौन तैयार करता है? नीति आयोग करता है। लेकिन इनका अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन अगर पेपर में आए, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, इसकी जो रूपरेखा जो तैयार की जाती है, नीति आयोग पहले कौन तैयार करता था? योजना आयोग। लेकिन इनका अनुमोदन कौन करता है? वो करता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये आपका हो गया प्रधानमंत्री टॉपिक हो गया है। तो आप देखने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव अपना बनाने की कोशिश करें, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, और आपको जो ज्ञान है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो जाते जाते क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आज का क्वेश्चन आपका है कि कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है, इसकी सीमा कितने देशों से लगती है? और उन सभी देशों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।